नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज मैं कवर करूंगा, जिसके अंतर्गत आज हम विश्व की जलवायु प्रदेशों के बारे में हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जलवायु का जो डिवीज़न किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, उन सभी के बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, पीछे मैंने एक फिगर बना रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, जिसी के आधार पर हम क्या करेंगे, जलवायु प्रदेशों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कुछ जलवायु प्रदेशों के बारे में जो कुछ विशेषताएं हैं, उनको मैंने कुछ विशेषताओं को नोट भी किया हुआ है, जिनके बारे में हम अभी आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जलवायु और मौसम में, तो अंतर दोनों में यही होता है। मौसम क्या होता है कि कुछ जो दशाएँ, मतलब ताप हो गया, दाब हो गया, वर्षा हो गया और पवनों वगैरह आदि का क्या होता है कि थोड़े समय की जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको मौसम। लेकिन जब ये अंतराल जब काफ़ी लंबे समय का जब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जलवायु। जलवायु की अगर जब मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इसका वर्गीकरण किया था वो यूनानियों ने किया था। जलवायु के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किन्होंने किया, यूनानियों ने किया। लेकिन आगे चल करके कई वैज्ञानिकों ने, जैसे मेरे नाम आता है कोपेन का, थार्नफेल्ड का, इन्होंने क्या किया कि आधुनिक तौर पे जलवायु के वर्गीकरण का प्रयास किया। लेकिन जो यूनानियों ने वर्गीकरण किया था, तो यूनानियों ने आखिर उसमें बताया क्या था, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे की बात आगे समझते हैं। देखते हैं पहले यूनानियों ने क्या किया। यूनानियों ने बताया कि क्या है कि सबसे पहले उन्होंने बताया 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन से ऊपर वही कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उसके ऊपर क्या था आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री ये थी मकर, और उसी के नीचे क्या थी अंटार्कटिका, अंटार्कटिक वृत्त जिसको बोलते हैं, ये 66.5 डिग्री पे था। उन्होंने बताया कि जो कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय, और आर्कटिक वृत्त और कर्क के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं शीतोष्ण। उसी तरह नीचे वाला भी शीतोष्ण, उसके ऊपर का शीत। ये हम लोग नॉर्मल में पढ़ते भी हैं, लेकिन जो ये वाला था ये पहला प्रयास किया गया जलवायु के वर्गीकरण का, जिन्होंने किया था, यूनानियों ने किया था। लेकिन जब आधुनिक तौर पे हम जब कोपेन वगैरह का नाम सामने आता है तो उन्होंने क्या किया, इसको आधुनिक वर्गीकरण करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ आधार वगैरह बताए थे, लेकिन मैं यहाँ पे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की मैं बात नहीं करूँगा। मैं वर्तमान में जो क्लाइमेट जोन है उनके बारे में बात करूँगा। आगे चल करके मैं नेक्स्ट वीडियो में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताऊँगा कि आखिर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किन आधार पर किया, ABCD के आधार पर जो किया है, उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं क्लाइमेट जोन के बारे में, आखिर वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट जोन कौन कौन से होते हैं। दरअसल इन सभी के जो क्लाइमेट जोन है वो किन पे डिपेंड करते हैं। जो वर्ल्ड के क्लाइमेट जोन है वो डिपेंड करते हैं वर्षा पे, तापमान पे, वनस्पति पे और वायुदाब पे। इन सभी पे क्या करते हैं कि डिपेंड करते हैं, उन्हें क्या बोलता है क्लाइमेट जोन कहते हैं। आइए अलग अलग क्लाइमेट जोन हैं जिनके क्या किया गया है, डिवीज़न किया गया है। आइए हम उनको देखते हैं, वर्ल्ड के क्लाइमेट जोन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये मैंने भी बताया है कि ये क्या है, पृथ्वी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री लाइन मैंने बता दिया, इसको मैंने बोला है विषुवत। इसके ऊपर 10 डिग्री और नीचे की तरफ 10 डिग्री की जो क्षेत्र है, इसको जो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं विषुवतीय। विषुवतीय जलवायु कहते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री के 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री दक्षिण में, मतलब जो ये जो जलवायु मैं यहाँ पे नॉर्थ में बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम अप्लाई आप नीचे की तरफ कर देंगे तब भी वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो विषुवतीय है। विषुवतीय का मतलब यहाँ पे सदाबहारी वन वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे तापमान क्या होता है, हमेशा बना रहता है। और आप जानते होंगे कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती वहीं पे ITCZ का क्षेत्र वगैरह भी बनता है। तो जब ITCZ के क्षेत्र बनते हैं तो वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र जाता है। सीधी बात है कि अगर जो विषुवतीय क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और निम्न दाब का क्षेत्र जहाँ पे बनेगा उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से क्या होंगी, पवनें इसकी ओर आकर्षित होती हैं। पवनें आकर्षित होती हैं। जब पवनें आती हैं तो क्या होती हैं कि यहाँ पे जब पवनें आकर्षित होंगी तो पवनें आकर्षित होने के बाद जब यहाँ पे जैसे ही आएंगी तो ये मैंने बताया निम्न दाब का क्षेत्र है। हवा हल्की है, जैसे ही हवा हल्की होती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऊपर की ओर जैसे ही उड़ जाएगी, इसलिए जो ये 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी का जो क्षेत्र है इसको शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि
यहाँ पे जो हवा आती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से, जैसे देख लीजिए मैंने बताया, जैसे यहाँ पे क्या होती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से जब ये हवा यहाँ पे आती है तो जैसे ही यहाँ पे हवा पहुँचती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऊपर की ओर उड़ जाने की वजह से यहाँ पे हवा क्षैतिज ना चल करके ऊर्ध्वाधर चलती है, और जब ऊर्ध्वाधर हवा चलती है तो ऊर्ध्वाधर चलने की वजह से ये इस क्षेत्र को पेटी को क्या बोलते हैं, शांत पेटी बोला जाता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम शांत पेटी कहिए चाहे डोलड्रम कहिए, बात दोनों सेम ही है। डोलड्रम या शांत पेटी दोनों एक ही बात है। यहाँ पे वर्षा अधिकतर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वर्षा की अधिकता के कारण जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है ये जैव विविधता की दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है। सीधी बात है, अगर जो वर्षा ज़्यादा होगी तो वर्षा की अधिकता के कारण क्या होता है कि मिट्टी में क्या होती है, लीचिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब मिट्टी में लीचिंग मतलब कि जब मान लीजिए जैसे ये कोई मिट्टी है, ये गहराई में मैं मिट्टी की बात करूँ तो बार बार वर्षा पड़ने की वजह से क्या होता है, इसको जो खनिज तत्व होते हैं वो नीचे की ओर चले आते हैं। जब खनिज तत्व नीचे की ओर चले आएंगे तो इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, लीचिंग बोला जाएगा। जब लीचिंग बोलेंगे मतलब जो लीचिंग होती है तो इसमें लीचिंग मतलब या निच्छालन की प्रक्रिया जो होती है ये पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में। मतलब कि यहाँ के जो विषुवत रेखीय प्रदेशों में अगर जो मृदा की बात करेंगे तो यहाँ पे मृदा जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, लेटराइट होती है। तो देखिए अगर जो मैं कहूँ कि 200 सेंटीमीटर बारिश होती है तो सीधी बात है बारिश अधिक है तो लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। अगर जो मैं लेटराइट मिट्टी की बात करूँ इसका मतलब बारिश ज़्यादा होती है तब भी सही है। तो इन्हीं बारिश और मिट्टी की इन्हीं सब के आधार पर क्या होती है, यहाँ की वनस्पतियाँ भी डिसाइड हो जाती हैं। वनस्पतियाँ जो डिसाइड होती हैं, आइए हम देखते हैं इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज में रहता है, और यहाँ की जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ के जो वन होते हैं वो सदाबहारी वन होते हैं जिनमें महोगनी, रबड़, सिल्कोना आदि जैसे वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन और मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में टेम्परेचर जो होता है वो लगभग समकारी बना रहता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा और कम नहीं होता है। तो अगर मैं दूसरी में एक बात करूं तो एक सबसे पहली तो बात हो गई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, मतलब गर्मी रहती, ठंडी नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी यहाँ पे रातों में टेम्परेचर अगर जो 20 डिग्री के नीचे चला जाता है, 20 डिग्री के नीचे अगर यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल। अगर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला गया तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं, विंटर के नाम से जानते हैं। मतलब विषुवत रेखीय ठंडी, मतलब यह कहें कि जो मौसम, पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है यहाँ पे आपको ऋतु परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, ठंडी यहाँ पे नहीं होती। लेकिन अगर जो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इक्वेटोरियल जो रीजन है तो इक्वेटोरियल विंटर के बारे में आप बताइए, तो आप कहने का मतलब ये कि जब 20 डिग्री टेम्परेचर जब नीचे चला जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो वहाँ पे हल्की फुल्की रात में ठंडी सी महसूस होती है। इसलिए यहाँ के लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे ठंडी पड़ रही है, उसकी ठंडी होती है। तो यहाँ पे ऋतु परिवर्तन वगैरह ये सब नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने बताया समकारी बना रहता है टेम्परेचर। आइए उसके बाद देखते हैं, जब हम विषुवत रेखा के ठीक ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें मिलेगा सवाना। सवाना क्या है, घास के मैदान ही होते हैं। सवाना घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत हम इनको रख सकते हैं। वर्षा यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती कि यहाँ पे सघे वन उग सके, इसलिए ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, सवाना का क्षेत्र कहलाता है। सवाना दरअसल ये आप देखेंगे तो सवाना शब्द जो है वे आप दिमाग में रख लीजिए। सवाना इसको सूडान तुल्य के नाम से भी जानते हैं, सूडान जलवायु इसी को बोलते हैं, सवाना को ही। ये घास के मैदान होते हैं, यहाँ पे लंबी घासें उगाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश ना होने की वजह से यहाँ पे सघन वन वगैरह नहीं उग पाते हैं। तो सवाना जो क्लाइमेट है उसकी जो विशेषता हम देखेंगे तो इसमें क्या है, ये 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं। और जो यहाँ पे रेनफॉल होता है वो 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल वगैरह नहीं होता है, जिसका अगर जो विस्तार आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आप छोड़ दीजिए, बाकी का जो ये वाला क्षेत्र है ये वही उसी के अंतर्गत आ जाता है। ये मतलब सहारा मरुस्थल के ठीक नीचे वाला क्षेत्र जो सवाना के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप अगर जो मैं बात करूं कि मैं बात कर रहा हूं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र तो क्या हर जगह टेम्परेचर एक ही जैसा बना रहता होगा? लेकिन ये मैं आपको सिर्फ अगर जो तब मान लूँ कि सब कुछ क्षैतिज रूप से सब कुछ बराबर है, मतलब कहीं पे पहाड़ वगैरह या कहीं पे समुद्र वगैरह ये सब इन सब चीज़ें ना आती हूँ। कहने का मतलब ये क्षैतिज रूप से जब हम देखेंगे, जब सब कुछ बराबर हो, पर्वतों में या उच्चावच वगैरह में क्या हो डिफरेंस ना हमें देखने को मिले, ये तब की स्थिति है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखीय के पास में यहाँ पर आप देखेंगे तो किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी की ऊंचाई पे आप जाएंगे तब आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि वहाँ पे आपको बर्फ़ की टोपियाँ देखने को मिलेंगी किलिमंजारो की ऊंचाई पर। तो आप यही सोचेंगे कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है तो किलिमंजारो पे तो बर्फ़ जमी हुई है, तो यहाँ पे सदाबहारी वन कैसे हो गए?
तो उसकी अलग टोपोग्राफी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हम विषुवत-रेखीय क्षेत्र बता रहे हैं वो हम तब के क्षेत्र, मतलब हम विषुवत-रेखीय क्षेत्र उस कंडीशन में बता रहे हैं जब ये क्षैतिज रूप से सब कुछ बराबर हो। इसीलिए जब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आएगा तो वो क्या करते हैं, वो पर्वतीय जलवायु को अलग से काउंट करते हैं इस हिमालय में। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत। तो विषुवतीय हो गया, सवाना हो गया। सवाना के बाद जब हम ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह की जलवायु आपको देखने को मिलेगी, एक है मानसूनी, दूसरी मरुस्थली। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मध्य महाद्वीपीय भी देखने को मिलती है। खैर आइए हम इसको दूसरे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि कौन सी थी, विषुवतीय, विषुवतीय के ऊपर सवाना, सवाना के ऊपर यहाँ पे आपको एक तरफ दिखेगा, सवाना के ऊपर आप जब आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा मरुस्थल, मरुस्थल के बाद में इस तरफ आपको दिखेगा मानसूनी, बीच में मध्य महाद्वीपीय। खैर मध्य महाद्वीपीय की बात हम आगे करेंगे, फिलहाल आइए इसको देखते हैं मरुस्थली और मानसूनी को। तो जब मरुस्थली और मानसूनी की जब हम बात करते हैं तो ये मानसूनी जो जलवायु है सभी महाद्वीपों के किस किनारे पर पाई जाती है, तो सभी महाद्वीपों के किस किनारे पर हमें देखने को मिलेंगी, तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब यहाँ पे ट्रेड विंड्स वगैरह जब ये चलती हैं, मतलब कि जो यहाँ पे मानसून वगैरह उठता है तो इसका जो वितरण है मानसून का वो हमेशा इसी दिशा की ओर होता है। तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, धीरे धीरे इस तरफ क्या होती है, कम होती जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मरुस्थली यहाँ तक आते आते क्या होती है, बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये वाला क्षेत्र क्या होता है, मरुस्थली हो जाता है। इसलिए आप किसी भी महाद्वीप को उठाइए, उसके पश्चिमी हिस्से पर मरुस्थली है और उसके पूर्वी हिस्से पर कैसी होती है, मानसूनी जलवायु आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप भारत ले लीजिए, चाहे भारत को ना लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि भारत के संदर्भ में ही हर चीज़ क्यों डिफाइन किया था। आप उत्तर अमेरिका ले लीजिए, आप उत्तर अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मरुस्थल वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप पूर्वी हिस्से पर देखेंगे तो आपको वहाँ की आपको जो जलवायु होगी वो कैसी, आप नीचे के लुजियाना के आसपास जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ की जो जलवायु है वो क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मानसूनी प्रकृति की जलवायु आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो पश्चिमी हिस्से कैसे होते हैं, पश्चिमी हिस्से जो होते हैं वो होते हैं मानसून मरुस्थली, और जो पूर्वी हिस्सा होता है वो होता है मानसूनी, क्योंकि इस तरह से जलवायु का वितरण जो होता है वो मतलब कि जो वर्षा का वितरण इसी तरीके से होता है। अब फिर दिमाग में आएगा कि वर्षा यहाँ से इस तरफ क्यों नहीं हो जाती है, कि मतलब मरुस्थली जो है तो यहाँ पे क्यों जाती है, क्योंकि सीधी बात है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे भी आपको क्या महासागर तो यहाँ भी है, तो क्यों नहीं यहाँ पे बारिश हो जा रही है, मरुस्थल में बारिश हो जाए और ये मरुस्थल यहाँ पे ना रहे। क्योंकि आप कोई भी महाद्वीप ले लीजिए, उसके पश्चिमी हिस्से पर आपको मरुस्थल तो हैं, लेकिन पश्चिमी हिस्से पर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे महासागर भी। तो बारिश इधर क्यों नहीं हो जाती, तो उसके पीछे कारण है जलधाराओं के चलने का। जब आप महासागरीय जलधाराओं के अंतर्गत देखते हैं कि सभी महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर क्या होती, ठंडी जलधाराएँ बहती हैं। ठंडी जलधाराएं बहने की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब नहीं हो पाती है तो इसलिए क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया ना होने की वजह से ये वाला क्षेत्र क्या होता है, सूखा रह जाता है। तो आप ये दिमाग में रख लीजिएगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर जब आप देखेंगे तो हमेशा क्या मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। तो मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा मानसूनी की ओर चर्चा कर लेता हूँ। मानसूनी आइए देखते हैं। मानसूनी ये 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलते हैं। अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के यहाँ पे तापांतर देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब ताप में अंतर, ठंडियों में हल्की ठंडी लगेगी, गर्मी में गर्मी, और ठंडी और गर्मी का एवरेज निकालेंगे तो कितने का अंतर देखने को मिलता है, वही क्या होता है तापांतर। यहाँ पे आप वर्षा देखेंगे तो 40 से 200 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, मतलब कहीं कहीं क्षेत्रों में 200, कहीं कहीं पे 40 तक होती है। लेकिन जो यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ पे साल है, सागौन है, आम के जैसे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो पतझड़ टाइप के भी देखने को मिलते हैं। जो पतझड़ होते हैं वो पतझड़ वन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं अपने क्या होते हैं पत्ते गिराने लग जाते हैं। तो पत्ते गिराने पतझड़ी वन भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये मानसूनी प्रकृति आप सभी महाद्वीपों के किस हिस्से पर, सभी महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से पर देखने को मिलती है। उसके बाद में आप देखेंगे तो इस तरफ जैसे ही बढ़ेंगे मध्य महाद्वीपीय, ये भी बिल्कुल शुष्क प्रकार का होता है, क्योंकि मानसून के आने के बाद में ये वाले क्षेत्र में क्या होता है कि मानसून जो होता है ख़त्म होता चला जाता है। और ये जब मानसून ख़त्म हो जाता है इस वाले क्षेत्र में भी क्या होता है कि घासें वगैरह छोटी मोटी उगती दिखती हैं। उसके बाद और दूर चले जाएंगे तो मरुस्थली दिखेगा। मरुस्थली का क्या होता है कि ये यहाँ के जो मरुस्थल हैं, ये मैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा मरुस्थल है,
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, अब सीधी बात है बारिश तो यहाँ पे हो नहीं रही है, तो यहाँ पे वनस्पतियाँ वगैरह कैसी पाई जाएंगी? तो यहाँ पे वनस्पतियाँ वगैरह पाई जाएंगी वो कैसी होंगी? कटीली होंगी। मतलब कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो भी क्या कर रही हैं? जल का संरक्षण कर रही हैं। जो वनस्पतियाँ जल का संरक्षण कर रही हैं, तो आप भी जरूर कीजिए। तो वनस्पतियाँ क्या होती हैं कि जल का संरक्षण करती हैं, और यहाँ के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो गूदेदार होते हैं, मतलब कि जो मांसल प्रकार के पौधे होते हैं। मांसल प्रकार के पौधों की क्वालिटी ये होती है कि इनमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। जो पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। इस वजह से यहाँ के पौधे क्या करते हैं? अपनी नमी को बनाए रखते हैं। इनके अंतर्गत आप देखेंगे, आप बबूल ले लीजिए, आप नागफनी ले लीजिए, आप टेमरिस्ट के पेड़ ले लीजिए, और भी बहुत सारे पौधे आप यहाँ पे, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप खजूर को ही ले लीजिए। खजूर ही एक ऐसा रेगिस्तानी पेड़ है। तो ये क्या है, यहाँ की ऐसी वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन वर्तमान में आप मरुस्थलीय प्रदेशों की आप अगर जो इनके बारे में देखेंगे तो यहाँ की टोपोग्राफी धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ भी उग नहीं सकता है। अगर जो पानी की उपलब्धता हो तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी खेती की जा सकती है। आप देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों का धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वहाँ का जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की जलवायु धीरे धीरे चेंज होती चली जा रही है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों की जलवायु चेंज कैसे हो रही है, उसके पीछे भी कई कारण हैं। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे पेट्रोलियम, आप देखिए इराक ईरान के क्षेत्र ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे पेट्रोलियम का खनन होता है। तो वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पेट्रोलियम खनन के क्षेत्रों की ओर रुख करने लगते हैं, वहीं पे अपनी आबादी बसा लेते हैं। इसी तरीके से आप ले लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के ले लीजिए, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसका जो अधिकांश क्षेत्र मरुस्थल है, विक्टोरिया, गिब्सन, तनामी, ग्रेट सैंडी जैसे मरुस्थल वहाँ पे स्थित हैं। वहाँ पे सोने का खनन बहुत होता है। सोना हो गया, सोने का खनन अधिक होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के लोग क्या हो रहे हैं कि उस खनन वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं पे अपना आश्रय बना ले रहे हैं। तो वहाँ जब लोग रहते हैं, जब आश्रय अपना बनाएंगे तो वो मरुस्थल को क्या करेंगे? बदलेंगे, क्योंकि उनको अपने दैनिक दिनचर्या के लिए सोना तो खाने नहीं लेंगे, कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए उनको चाहिए। कृषि करेंगे, कृषि करने के साथ साथ और अपना घर वगैरह बनाएंगे और कृषि करेंगे। सीधी बात है, अगर जो कृषि ही कर रहे हैं तो कृषि जब करेंगे तो उनकी पूरी कृषि के लिए ज़रूरी होगा बारिश होनी चाहिए। मतलब बारिश तो होगी नहीं, बारिश नहीं होगी तो सीधी बात उनको पानी चाहिए। तो ज़मीनी स्तर से क्या करेंगे? जल स्तर का पानी निकालेंगे और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई करेंगे। और जब सिंचाई करेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की वजह से वहाँ का क्या होता है? जल स्तर, सीधी बात है कि वहाँ पे जब पानी की उपलब्धता मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगी तो वहाँ की टोपोग्राफी वगैरह, मरुस्थल क्या होगा, वहाँ का जो इकोसिस्टम है बदलने लगेगा। अब मैं सिर्फ बात यहाँ पे सिर्फ अफ्रीका की, या फिर मैं एग्जांपल के तौर पे, या मैंने जो बताया इराक ईरान की, मैं ऑस्ट्रेलिया की नहीं कर रहा हूँ। हर जगह पे ऐसा हो रहा है। आप भारत में ले लीजिए, भारत के थार मरुस्थल के क्षेत्रों में बहुत, क्योंकि भारत में आबादी इतनी ज़्यादा है कि लोग थार मरुस्थल में भी अपना जीवन यापन करने के लिए अपना घर वगैरह वहाँ पे बना रहे हैं। जब मैंने बताया घर बनाएंगे तो अपनी कुछ दैनिक दिनचर्या के लिए कुछ चीज़ें क्या होगी, उनको ज़रूरत होगी, ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ें बाहर से जुटाएंगे, कुछ का उत्पादन वो वहीं करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो रेगिस्तानी क्षेत्रों की प्रकृति है वो धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। और ये क्योंकि जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों से कन्वेक्शन करंट वगैरह उठती रहती हैं, तो अगर जो यहाँ पे ठंडी का प्रदेश बन गया तो कन्वेक्शन करंट नहीं उठेंगे। उनकी वजह से पूरे अगर जो आप पूरे इकोसिस्टम, या मैं कहूँ कि पूरे जो जलवायु है, पूरे जलवायु पे ही उसका क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक वर्तमान में समस्या ही कह सकते हैं है। तो आप उम्मीद करता हूँ मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में आप जान गए होंगे। इनकी जो क्वालिटी उनको भी देख लीजिए, 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलते हैं। बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, यहाँ की वनस्पतियाँ वगैरह यहाँ पे मिलती हैं। इसके ऊपर ठीक जब ऊपर आएंगे तो आपको ऊपर एक बेल्ट दिखेगी, वहाँ पे आपको भूमध्य सागरीय जलवायु और चीन तुल्य जलवायु आपको देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु और चीन तुल्य जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु को एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी स्थिर जलवायु का प्रदेश है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो ठंडी के क्षेत्रों में होती है, मतलब ठंडी के टाइम पे यहाँ पे वर्षा होगी। तो भूमध्य सागरीय, इसका नाम जो है भूमध्य सागर की वजह से पड़ा है, मतलब मेडिटेरेनियन सी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। इसके आसपास के क्षेत्रों में सब हर जगह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ की भूमध्य सागरीय जलवायु की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो ठंड के टाइम पे होती है। यहाँ पे और भी इसकी मैं बात करूँ, यहाँ की वेजिटेशन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? रसीली होती हैं। खट्टे फल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इनमें खट्टे फलों में कौन है? खट्टे फलों में आप देखेंगे तो यहाँ पे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, जैतून हो गया, और खुबानी जैसे आपको यहाँ पे पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कैसी भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है आइए उसको हम समझते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, महाद्वीपों के पश्चिम में वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर, नींबू, संतरा और अंजीर जैसे पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये कैसे खट्टे फल यहाँ पे मिलते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु मैंने बताया महाद्वीपों के पश्चिमी में, ये क्योंकि यहाँ पर ठंडियों में जब बारिश होती है, जानते होंगे ठंडी में बारिश होती है पश्चिम की
इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसका वितरण में वैश्विक स्तर पर वितरण बता दूं तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, आप कैलिफोर्निया में मिलेंगे, मध्य चिली में मिलेंगे, दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर में मिलेंगे, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, और न्यूजीलैंड के पश्चिमी हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। अब बाकी और यूरोपीय के पूरे हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। यूरोप मतलब कि जो ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु का वितरण है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहीं से जलवायु आती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि अन्य जगहों पर जहाँ पे ये भूमध्य सागरीय की तुल्य जलवायु देखने को मिलती है, मतलब उसी की जैसे सेम क्लाइमेट मिले, तो उसको बोल दिया था भूमध्य सागरीय जलवायु। समझ गए होंगे। आइए देखते हैं चीन तुल्य जलवायु के बारे में। चाइना टाइप क्लाइमेट की मैं जब बात करूं तो ये चाइना टाइप क्लाइमेट जो है वो चीन के आसपास के क्षेत्रों में, ये महाद्वीपों के किस हिस्से में मिलेगा, महाद्वीपों के हिस्से में मिलेगा पूर्वी हिस्से पे, मतलब कि पूर्व एक ही लैटिट्यूड पे महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर मिलेगा भूमध्य सागरीय पूर्वी हिस्से पर चीन तुल्य जलवायु, चाइना टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चक्रवाती वर्षा भी आपको देखने को मिल जाएगी, चक्रवाती वर्षा भी यहाँ पे होती है। और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे बारिश भूमध्य सागरीय से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे क्योंकि पूर्वी हिस्से पर है, और यहाँ पे चक्रवात ये वाला हिस्सा जो साउथ चाइना सी के आसपास का हिस्सा है, ये काफ़ी ज़्यादा बारिश करा देता है, तो इसको चाइना टाइप क्लाइमेट कहते हैं। तो जैसे ही चाइना टाइप क्लाइमेट की बात आएगी, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ में वर्षा 75 से 150, और भूमध्य सागरीय में 40 से 80 थी। और यहाँ पे जो वृक्ष होंगे साइप्रस है, ओक के वृक्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट के अंतर्गत। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं, इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो आपको शीतोष्ण घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। शीतोष्ण घाट के मैदान, ये होता क्या है, घास के मैदान जैसे मैंने बताया है कि ये इस घास के मैदान क्या होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती कि यहाँ पे वृक्ष काफ़ी ज़्यादा बड़े हो पाएँ, इसलिए यहाँ पे क्या होती है कि घास ही घास उगती है, क्योंकि घास कम पानी में भी अच्छे से उगती हुई चली जाती है। इनका स्थानीय स्तर पर नाम भी है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। जैसे मध्य एशिया में हम बात बोलते हैं तो स्टेपी, अगर जो उत्तरी अमेरिका की बात हो तो ये बोलेंगे वहाँ पे क्या, उत्तरी अमेरिका में बात बोली जाएगी प्रेरी। दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो यहाँ पे पंपास हो गया, तो और बाकी आप अन्य जगह पे साउथ अफ्रीका में आप देखे होंगे उसको बोलते हैं वेल्ड। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैटाबरी, ये सब घास के मैदानों के स्थानीय नाम हैं। तो ये बात आती है शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ पे बारिश हो क्यों नहीं पाती, उसको मैं आइए देखते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात, जैसे मैंने बताया है कि जब इस तरीके से बारिश होती है, यहाँ पे आते आते क्या होती है, इसकी वर्षा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान आपके देखने को मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से उधर भी है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, शीतोष्ण घास के मैदान। फिर आइए देखते हैं पश्चिमी यूरोप। आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी नहीं समझ में आता कमेंट करके हमें बताइए कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आइए अब हम देखते हैं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के बारे में। लेकिन चीन तुल्य जलवायु को मैंने बता दिया, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य को देखते हैं। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जो होती है वो ये पछुआ पवनों से प्रभावित होती हैं, जो पछुआ मतलब पश्चिम से चलने वाली हाई लेटीट्यूड पे, जो अब देखेंगे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। आइए यहाँ देखते हैं 45 से 60 डिग्री के बीच में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलती है, और ये पछुआ पवनों की वजह से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले, आप जब यह वीडियो देख रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था वायु दाब की पेटियाँ, एयर प्रेशर बेल्ट के ऊपर, आप उस वीडियो को देखिएगा। मैंने पछुआ पवन वगैरह हर चीज़ मैंने उसमें बताई, आपको अच्छे से समझ में वो वीडियो आ जाएगा। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु यहाँ पे महासागरों से जब पवनें यहाँ पे चलती हैं, मतलब कि स्थल की ओर, तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश करा देती हैं, तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलती है यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। उसकी खासियत मैं बता दूं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित होती हैं, और सी से लैंड की ओर यहाँ पे बारिश होती है। वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं, बर्च और एल्म जैसे वृक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल पश्चिमी यूरोपीय तुल्य यहाँ पे, इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। जैसे आप लॉरेंसिया, सेंट लॉरेंस नदी के आसपास के क्षेत्रों में आपको क्लाइमेट मिलेगा, वो बिल्कुल इसका ठीक उल्टा होता है। मतलब ये पश्चिमी किनारों पर वो कैसे होता है, पूर्वी किनारों पर आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक होती है, चक्रवाती बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे बारिश होने के साथ साथ में और आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे हिमपात वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके ऊपर टैगा है, टैगा के बाद फिर टुंड्रा है। टैगा की मैं बात बता दूँ कि टैगा में एक प्रकार से कह सकते हैं कि वनस्पतियाँ वगैरह क्या होती हैं कि यहाँ पे जैसे देवदार के वृक्ष वगैरह ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं जैव विविधता यहाँ पे क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। टैगा के बाद फिर टुंड्रा, टुंड्रा मतलब परमाफ्रॉस्ट, मतलब जो ऐसी क्षेत्र जो परमानेंट क्या होता है, बर्फ़ से जमा रहता हो। तो ये थे क्लाइमेट जोन है। आइए हम एक बार इनको फिर से मैं आपको बता दूँ कि आपको डिसाइड कैसे करना है कि कौन कौन से। सीधी बात है, आपको विषुवत रेखीय क्षेत्र से, ये मैंने 0 डिग्री है, 10, 20,
30, 40, 50, 60 मैंने बताया है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और जब से टेम्परेचर घटता चला जाएगा क्या होगा कि यहाँ पे वनस्पतियाँ भी चेंज होती चली जाएंगी, क्योंकि सीधी बात है किसी भी जीव को पनपने के लिए, चाहे वो पौधा हो चाहे वो किसी कोई जानवर हो, उसको टेम्परेचर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। टेम्परेचर और वर्षा, और टेम्परेचर और वर्षा सबसे ज़्यादा विषुवत रेखीय क्षेत्र में मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे ह्यूमस वगैरह भी खूब होता है, लेकिन ह्यूमस जो होता है वो मैंने बताया है कि जब यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो ह्यूमस नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पे खेती योग्य भूमि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वन वगैरह खूब घने घने आपको देखने को मिलते हैं। बारिश भी खूब होती है। इसके ठीक ऊपर समाना, मरुस्थली, मानसूनी, मध्य महाद्वीपीय, भूमध्यसागरीय, चीन तुल्य, शीतोष्ण घास, पश्चिमी यूरोपीय टैगा, टुंड्रा, ये सभी बिल्कुल आप दक्षिण महाद्वीप में भी स्थापित, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी सेट हो जाएंगे। तो यही था हमारा क्लाइमेट जोन जो मैंने बताया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लाइमेट जोन समझ में आया होगा। वैसे मैं बता दूँ एक बार में टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब मैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताऊँगा तो कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है वो आपको और अच्छे से इसके बारे में व्याख्या हो जाएगी और जो क्लाइमेट जोन है वो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। दरअसल जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने से शुरू करें तो बिल्कुल उसमें समा जाइए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें आपके लिए बहुत अधिक रुचि होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिकों में रुचि नहीं दिखाएंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। किताबों में बहुत लिखा हुआ है, किताब सबसे अच्छी बात है किताबें पढ़िए, लेकिन किताबें क्या होती हैं, औपचारिक होती हैं। किताबें औपचारिक कहने का मतलब लिखा सब कुछ उसमें भी है, लेकिन उनकी भाषा बहुत ही औपचारिक होती है, इसलिए चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए क्या होता है कि एक ज़रूरी है कि आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते हुए चलिए, बाद में किताबें वगैरह ही पढ़िए। आपको और आंकड़े चाहिए, और ज़्यादा आंकड़े चाहिए तो आपको किताबें वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि औपचारिक भाषा के अलावा, जैसे मैं आपको बता दूँ मैं कैजुअली यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से क्या होता है कि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाती हैं। और ज़रूरी ये है कि आप एक कंटिन्यूटी बनाए रखें और आगे की जो मैं वीडियो बनाऊँ उसको भी देखें, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी से कोरिलेट होकर के आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।